ये बात है आज से कुछ साल पहले के हीरापुर नामक एक गांव में विक्रम नाम का जमींदार रहता था। वो गांव का आखिरी जमींदार था। विक्रम की कोई संतान नहीं थी और उसकी पत्नी तो बहुत पहले चल बसी थी। विक्रम के पास संपत्ति के नाम पे बस एक पुरानी हवेली थी। हे भगवान, तूने कैसी माया रचाई है। वर्षों पहले मेरे बाप दादा इस नगर के सबसे धनी आदमी हुआ करते थे और आज मैं उनका इकलौता वारिस, जिसके पास इस टूटे फूटे मकान के अलावा कुछ भी नहीं है। बुढ़ापे में उसका जीवन बहुत मुश्किल में व्यथित हो रहा था। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन की बात है, जमींदार बाजार में सब्जी लेने जाता है। अरे बहुत बढ़िया सब्जी और फल लाया है। चल एक काम कर, 2 किलो आम और आधा किलो टमाटर कर दे जल्दी। क्या कह रहे हो? पागल हो गए हो क्या? आपको पता भी है कि बाजार में अभी आम और टमाटर का क्या कीमत चल रही है? आम का 150 रुपए किलो और टमाटर का 60 रुपए किलो। जेब में पैसे नहीं है और यहाँ आम खरीदने के लिए आए हैं। क्या बात कर रहे हो? अपने गांव के जमींदार को आम नहीं खिलाएगा? ऐसा करेगा तू मेरे साथ? अच्छा, तो 300 रुपए दे दो और मीठे मीठे आम ले जाओ। अरे इतने सारे पैसे तो मेरे पास नहीं है। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? अरे तो उसमें मैं क्या करूँ? आप जमींदार है, पैसे वाले खानदान से हो, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। इसमें मैं क्या करूँ? गांव में तो ऐसी बातें होती है कि आपके घर में गुप्त धन छुपा है। निकालियो वो गुप्त धन और अपनी बाकी की जिंदगी राजा की तरह बिताइए, ना कि गरीबी में। बूढ़े आदमी के लिए तेरे दिल में थोड़ी सी भी जगह नहीं बची है क्या? चल अब मैं चलता हूँ। जमींदार अपमानित होके वहाँ से चला जाता है। आज सोचा था कि मीठे मीठे रसीले आम खाऊंगा, पर वो भी मेरे नसीब में नहीं है। अब तो ये रूखे सूखे चावल खा के ही आज का दिन निकालना पड़ेगा। मेरे नसीब में आज चावल ही होगा। जमींदार वो चावल खा के खत्म करता है। थोड़ी देर बाद उसको कोई बुलाता है। वो घर के बाहर जाता है। नमस्ते, मेरा नाम है राजेश गुप्ता। श्रीमान जमींदार जी, मैं आपका यह घर खरीदना चाहता हूँ। कितने गरीबी में दिन काट रहा हूँ, उससे अच्छा तो ये घर बेच दूँ और अपने जो बचे दिन हैं वो अच्छे से जीऊँ। आप मुझे ये घर के बदले कितने पैसे देंगे बताइए? मकान का जैसा कंडीशन है उसको देख के मैं 1 लाख रुपया ही दे सकता हूँ। ये भी ज्यादा है। मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? इतने बड़े घर के 1 लाख ही? 1 लाख में नहीं बेचूंगा। जाओ, चले जाओ यहाँ से। बेच दो 1 लाख में। मर जाने के बाद तुम्हारी संपत्ति लोग नोच नोच के खाएंगे। जितना मिल रहा है रख लो। कुछ भी हो जाए, पर ये मकान 1 लाख में नहीं बेचूंगा। निकल जाओ तुम यहाँ से अब। राजेश के जाने के बाद एक दूसरा आदमी जमींदार के घर आता है। नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है जगदीश। मैं यहाँ आपका मकान खरीदने आया हूँ। भाव एकदम फिक्स करके आया हूँ, पूरे 1.5 लाख। मुझे क्या पागल समझा है क्या, जो मैं इतने बड़े घर को इतने सस्ते में बेच दूंगा? जाओ, नहीं बेचना। मैं अपना घर 20 लाख से कम में नहीं बेचूंगा। फिर जमींदार अपने घर में जाता है। अब मेरा गुजारा कैसे होगा? मैं कैसे जी पाऊंगा? मैं क्या जिंदगी के आखिरी पल में भूखा मर जाऊंगा? पिताजी। जमींदार जैसे ही अपने पिताजी के फोटो को हाथ लगाता है, तभी अलमारी सरक जाती है और अलमारी के पीछे गुप्त कमरा निकलता है। अरे ये क्या? घर के अंदर गुप्त कमरा? अभी जाके देखता हूँ, जरूर इसमें गुप्त धन होगा। जमींदार वो कमरे में जाता है तो वो बहुत सारे संदूक देखता है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। मुझे गुप्त धन मिल गया। अब मैं वापस इस नगर का सबसे धनी आदमी बन जाऊंगा। चलो ये सब बक्से खोल के देखता हूँ कि इसमें कितना धन है। वो एक एक करके सारे संदूक खोलने लगता है, पर उसको कुछ नहीं मिलता। वो सारे संदूक खाली थे। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये सारे बक्से तो खाली हैं। अब मैं क्या करूँगा? मेरे सपने के पर तो पानी फिर गया।
तभी उसकी नजर एक छोटे से बक्से पर पड़ती है। जमींदार जैसे ही बक्से को खोलता है तभी उसको सोने हीरे की अंगूठी और एक चिट्ठी मिलती है। अरे वाह, इसमें तो कीमती अंगूठे हैं और ये चिट्ठी है। देखता हूँ चिट्ठी में क्या लिखा है। मैं अपने आने वाले वंश के लिए ये चिट्ठी लिख रहा हूँ कि तुम्हारे पास जितनी भी संपत्ति थी वो सारी खत्म हो गई है। संपत्ति खत्म करने के बाद तुम यहाँ पे आए हो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें सही रास्ता जरूर दिखा सकता हूँ। तुम्हारे ज़रूरत है दिमाग की, फिर भी मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ। बक्सा देखकर तुम हताश हो गए होगे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, इसलिए मैं ये अंगूठी तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। शायद इस अंगूठे से तुम्हारी कोई मदद हो जाए। भला एक अंगूठी मेरा क्या भला कर सकती है? इस अंगूठी में ऐसा क्या है? ये तो साधारण सी अंगूठी है। अगले दिन जमींदार गहरा सोच विचार करता है, फिर पड़ोसी गांव के लिए निकल जाता है। भाई, इस अंगूठी का क्या दाम दोगे? अरे वाह वाह, ये तो खरा सोना है और पूरा 24 कैरेट सोना है। इसके तो मैं 3 लाख रुपए दूंगा। बोलिए, कैश लेंगे या चेक? नहीं नहीं, मुझे 3 लाख नहीं चाहिए। मुझे 3 लाख के चांदी के सिक्के दे दीजिए। बाजार के भाव के हिसाब से आप 250 मोहर ले सकते हैं। हाँ, चलेगा चलेगा, दे दीजिए। अगले दिन जमींदार अपने गांव के सुनार के पास जाता है और एक चांदी का सिक्का बेच देता है और बदले में उसको 3000 मिलता है। जमींदार वो पैसे लेके बाजार में जाता है। 2 किलो आम कर और 1 किलो टमाटर और हरा धनिया भी कर दे साथ में। इसी तरह जमींदार हर रोज सुनार के पास जाता है और अपना चांदी का सिक्का बेचता है और पैसे लेता है और अपना सामान खरीदता है। इस बूढ़े जमींदार के पास तो कुछ भी नहीं था, अब हर रोज आके एक चांदी का सिक्का बेच जा रहा है। इसका मतलब इसके पास कोई गुप्त धन है, पता लगाना पड़ेगा। ये बात पूरी गांव में फैल जाती है कि जमींदार के पास कोई गुप्त धन है और ये बात व्यापारी को भी पता चलती है। एक ही दिन जमींदार सुनार के पास खाली बक्सा लेके पूछता है, वाह, कितना सुंदर बक्सा है। मेरे पास ऐसे हजारों बक्से हैं। मेरे सिक्के खत्म हो गए थे, इसलिए सोचा बक्सा ही बेच देता हूँ। बोलो, तुम खरीदोगे ये बक्सा? वाह वाह, ये बक्सा तो बहुत अच्छा है, मेरे काम की चीज़ है। ये बक्सा मैं 3000 में खरीदता हूँ, ठीक है ना? अरे वाह वाह, हजार हजार मोहर के बक्से। इसका मतलब कितने बक्से होंगे और कितना धन होगा। अगले दिन जमींदार के घर के सामने व्यापारियों की भीड़ जमा हो जाती है। सब वो घर खरीदना चाहते थे। मैं खरीदना चाहता हूँ ये घर। अब जितना मांगोगे उतना मैं दूंगा। मैं खरीदूंगा, आप बोलोगे वो कीमत दूंगा, पर ये घर मुझे ही बेचना। मैं खरीदूंगा, आप बोलोगे उतने में खरीदूंगा। मैं अपनी गहनों की दुकान बेच के आपको धन दे दूंगा। ये सही मौका है इनको लूटने का। अच्छा, मैं ये मकान बेचने के लिए तैयार हूँ, पर इस मकान को मैं ऐसे नहीं बेचूंगा। इस मकान की मैं नीलामी करूँगा। हाँ ठीक है, होने दो आपका मकान नीलाम, लेकिन एक शर्त है, अब ये मकान पूरा बेचना पड़ेगा। जो भी सब कुछ सामान है वो साथ नहीं ले जा सकते। नीलामी में जो भी खरीदेगा उसी को ही सब कुछ मिलेगा, आप कुछ लेके नहीं जा सकते। ये तय रहा, मेरे घर को गांव के चौपाल पर नीलाम करेंगे। मैं खरीदूंगा आपका ये घर पूरे 10 लाख में। पहले 1 लाख बोल रहा था, अब 10 लाख बोल रहा है।
नहीं नहीं, इतने कम में नहीं बेचूंगा। मैं आपके घर के पूरे 50 लाख दूंगा। बोलो, बेचोगे घर मुझे? मैं आपको 1 करोड़ दूंगा। बोलो, बेचेंगे वो घर? 1000 सोने की मोहरें मिलेंगी। वो लोग आपस में तय करने लगते हैं। तो हमने ये तय किया है कि हमने ये घर आपसे पूरे 5 करोड़ में खरीदते हैं। बोलो, मंजूर है? अरे बस, ठीक है ठीक है, मैं 5 करोड़ में अपना घर बेचने के लिए तैयार हूँ। मैं राज़ी हूँ। ये लीजिए, 2.5 करोड़ रोकड़ा है और ये 2.5 करोड़ का चेक है। तो पूरे 5 करोड़ में ये घर अब आपका हुआ। तो बस आप मुझे बस रेलवे स्टेशन तक छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो लोग जमींदार को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते हैं और ट्रेन में बिठा देते हैं। वो लोग जमींदार के घर में आते हैं और गुप्त कमरे में जाते हैं तो उनको वहां पे खाली बक्से मिलते हैं और कुछ चांदी के सिक्के और दीवार पे चिट्ठी मिलती है। उसने चिट्ठी में लिखा था, ये मेरी आखिरी संपत्ति है जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ जा रहा हूँ, और जिन लोगों ने मेरा मकान खरीदा है उनको हार्दिक शुभकामनाएं। वो चिट्ठी पढ़ के वो लोग बेहोश हो जाते हैं। अब जमींदार विक्रम का जीवन सुख शांति से बीतने लग जाता है और एक चांदी की अंगूठी उसका सारा जीवन बदल देती है। ये बात है हरिगढ़ नाम के राज्य की। वहां पे हरिराम नाम का किसान अपने 2 बेटों के साथ रहता था। वो तीनों खेती करके अपना गुजारा करते थे। बेटा राकेश, मोहन, इस बार की खेती अच्छी लग रही है। अगर ऐसी खेती हर साल हो तो हम तो बहुत धनी आदमी बन जाएंगे। हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी फसल का बाजार में भी सही दाम मिलेगा। ऐसे ही थोड़े दिन बिताते हैं। हे हरिराम अब बूढ़ा हो चलता है, जिसका कारण वो अब बीमार रहने लगा था। उसे अब चलने में बेतनेम तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। वो अब बस अपने खटिया पर सोया हुआ रहता था। एक दिन हरिराम वो अपने दोनों बेटों को अपना पास बुलाता है और कहता है, राकेश, मोहन, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। पता नहीं कब भगवान के घर से मेरा बुलावा आ जाए और कब चल बसूं। पर अब जो मैं कहता हूँ वो ध्यान से सुनना। हमारी जो 8 एकड़ ज़मीन है ना, उसमें से राकेश तुम 4 एकड़ ज़मीन रखना और मोहन तुम 4 एकड़ ज़मीन रखना। और एक बहुत ज़रूरी बात, हमारे घर के बाजू वाले पेड़ के नीचे मैंने 6 हीरे और सोने के जेवरात रखे हुए हैं। जब तुम्हें धन का बहुत ज़रूर हो तब तुम उसे निकालना। ये सुन के दोनों भाई हाँ में सर हिलाते हैं, पर बड़े भाई राकेश के मन में लालच आ जाता है। ये बुढ़ा मरे उतनी देर, फिर तो मैं कुछ भी करके ज़मीन हड़प लूँगा। 8 एकड़ ज़मीन में जब फसल बोऊंगा तो सारा मुनाफा मेरा होगा, और इस बुढ़े का छुपाया हुआ धन, ये सब मिला के मेरी तो चांदी चांदी होंगी। अब बस मुझे कुछ भी करके मोहन को मेरे रास्ते से हटाना पड़ेगा। थोड़े दिन बीत जाते हैं। हरिराम का निधन हो जाता है तो मोहन बहुत दुखी होता है और दूसरा और उसका बड़ा भाई राकेश खुश हो जाता है। अब आएगा असली मजा। ये बुढ़ा तो निपट गया, अब बस मुझे कुछ भी करके इस मोहन को रास्ते से हटाना पड़ेगा। छोटा भाई मोहन हरिराम का अंतिम संस्कार कर देता है। चलो भाई, अब घर। पिताजी तो हमें छोड़कर चले गए हैं। चलो, अब रात होने वाली है। यही सही मौका है। ये मोहन तो सोया हुआ है, तो मैं वो खजाना निकाल लेता हूँ। वो खजाना निकाल के कहीं दूसरी जगह छुपा देता है और अपने घर में आके सो जाता है। मोहन भागता भागता अपने भाई के रूम में आता है जहाँ राकेश सोया हुआ था। भैया, भैया उठिए, अनर्थ हो गया, उठिए। क्या हुआ मोहन, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहा है? मेरी पूरी नींद बिगाड़ दी तूने। भैया, अनर्थ हो गया। पिताजी जो खजाने के बारे में बता रहे थे वो किसी ने निकाल दिया। ये क्या कह रहे हो मोहन? वो खजाना चोरी हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। उस खजाने के बारे में तो बस तू, मैं और पिताजी ही जानते थे। ये क्या कह रहे हो भैया? अब तो मेरे पर ही आरोप लगा रहे हो। मैंने कोई चोरी नहीं की। सच में मेरा विश्वास कीजिए भैया। अब कुछ नहीं,
तू माफ़ी मांग ले, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। मैंने चोरी नहीं किया है। आपको कितनी बार बताऊं? तो ठीक है, ये चोरी का कलंक अपने ऊपर लगा के यहाँ रहने से अच्छा है कि ये गांव छोड़ के ही चला जाता हूँ। मोहन के मुंह से ये बात सुन के राकेश मन ही मन बड़ा खुश हो जाता है। अरे वाह, मेरे रास्ते का कांटा तो अपने आप ही जा रहा है। सब मेरी योजना के मुताबिक हो रहा है। चलो, अच्छा है। मोहन वो गांव छोड़ के जंगल की ओर चला जाता है। चलते चल वो थक जाता है। वो फिर एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है। वो पिताजी ने छुपाया हुआ धन मैंने तो नहीं चुराया। अच्छा, तो अब बात समझ में आई। वो सारा धन मेरे भाई राकेश ने चुरा लिया है और वो आरोप मुझ पर लगा रहा है। अब रात होने वाली है, मुझे कहीं सुरक्षित जगह पर जाना पड़ेगा, नहीं तो कोई जंगली जानवर मुझे अपना शिकार बना लेगा। ये विचार हुआ मोहन उस पेड़ पर चढ़ जाता है। रात होती है, वो हमें पेड़ पर सो जाता है। आधी रात को उस पेड़ के नीचे 3 चोर अपना चुराया हुआ धन लेके आ जाते हैं। आज तो बहुत बड़ा हाथ मारा है, इससे 8-9 महीने का गुजारा आराम से हो जाएगा। एक काम करते हैं, आज रात यही आराम करते हैं। सुबह जब उजाला होगा तब इसके 3 हिस्से कर लेंगे। चोरों की आवाज सुन के मोहन जग जाता है और उनकी बात सुनने लग जाता है। अचानक मोहन जिस पेड़ पर सोया था उसकी डाली टूटती है और मोहन जाके चोरों के बीच जाके पड़ता है। चोरों को अंधेरे के कारण मोहन दिखता नहीं और उनको लगा कि किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया है। वो वहां से डर के भागते लगते हैं। अरे अपनी जान बचाकर भागो, चीते ने हमला कर दिया है। हाय राम, मैं तो मर गयो रे, मेरी तो कमर ही टूट गई। मोहन के हाथ वो धन लग जाता है। चलो अच्छा हुआ वो चोर यहाँ से भाग गए और धन मेरे लिए छोड़ गए। एक काम करता हूँ, ये धन पहाड़ पे छुपा देता हूँ, जब जरूरत होगी तब आके ले जाऊंगा। मोहन सुबह जल्दी उठ के वह से निकल जाता है। वो चलते चलते बहुत दूर आ जाता है। अब वो घने जंगल में आ जाता है। वहां उस डाकू मिलते हैं। अरे रुक, कहाँ जा रहा है? तेरे पास जो कीमती धन, रुपया, जेवरात है वो सब हमें दे दे। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो खाली हाथ हूँ। तुम दोनों इसकी तलाशी लो, इसके पास क्या है? सरदार, इसके पास तो कुछ नहीं है, ये हमारा किसी काम का नहीं है। नहीं, इसको जानो मत दो, इसको कैद कर लो। अमावस्या की रात को शैतानी क्रिया में इसकी बलि दे देंगे। मोहन उसकी बलि देने की बात सुनकर बहुत ही डर जाता है और वो मन ही मन सोचने लगता है। अरे मोहन, मर गए? जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरी बलि दे देंगे। मैं आपको बहुत सारा धन देता हूँ, सरकार मुझे छोड़ दीजिए और मुझे अपनी गैंग में शामिल कर लीजिए। चलो, पहले तुम हमें वो धन दो। मोहन उन डाकुओं को उस पहाड़ पर ले जाता है और उस धन को निकालकर उन डाकुओं को दे देता है। वाह मोहन वाह, तुमने तो हमें प्रसन्न कर दिया। हम तुम्हें अपनी गैंग में शामिल करते हैं। थोड़ा समय बीत जाता है। अब मोहन सरदार शेर सिंह का सबसे वफादार आदमी बन जाता है। वो अब विश्वसनीय हो जाता है। सरदार शेर सिंह उस पर विश्वास करने लगा था। सरकार, मैं 10 दिन के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ। घर पे मेरी माँ बीमार है, कृपया मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। हाँ मोहन, तुम जाके आओ, अपनी माता को मिल के आओ, उनकी तबीयत देख के आओ, और ये रखो थोड़ा धन, तुम्हें काम आएगा। मोहन धन लेकर वहां से निकल जाता है। महाराज, डाकू शेर सिंह का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। वो हमारे राज्य के मुसाफिरों और बड़े व्यापारी को लूटता रहता है। सेनापति जी, उसे अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? हमारी सबसे ताकतवर सेना टुकड़ी उसको पकड़ने के लिए लगा दी जाए, ये हमारा आदेश है। महाराज, हमने सैनिकों को लगा रखा है उसे पकड़ने के लिए, पर वो सैनिकों के हाथ में नहीं आया और वो कहाँ रहता है वो किसी को पता नहीं है। महाराज, एक आदमी आपसे मिलना चाहता है और वो डाकू शेर सिंह के बारे में बात करना चाहता है। उसे आदर के साथ अंदर भेजा जाए। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपसे डाकू शेर सिंह के बारे में आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। मंत्री जी, सैनिकों,
हम मोहन से एकांत में बात करना चाहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। मोहन राजा को सारी बात बता देता है। महाराज, मुझे डाकू शेर सिंह को पकड़ने के लिए सैनिकों की एक टुकड़ी चाहिए। महाराज मोहन को सैनिकों की एक ताकतवर टुकड़ी देते हैं। मोहन सैनिकों की टुकड़ी लेकर शेर सिंह के अड्डे पर हमला करता है और उनको पकड़ लेता है। अब मोहन की वजह से सारे डाकू पकड़े जाते हैं और कैद हो जाते हैं। मोहन, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हारी सूझबूझ और चतुरता से प्रसन्न हैं, इसलिए हम तुम्हें प्रधान सेनापति नियुक्त करते हैं। अब मोहन राजा का सबसे वफादार इंसान और सबसे चतुर सेनापति बन जाता है। मोहन को रहने के लिए महल में ही एक कक्ष दिया जाता है, तो मोहन महल में ही रहने लगता है। इस ओर मोहन सेनापति बन जाता है और दूसरी ओर उसका बड़ा भाई राकेश, जो अपने पिता के पैसों से नशा करने लगता है और जुआ खेलने लगता है, जो जुए में सारा धन और सारे खेत भी हार जाता है। वो गांव में सेठ से कर्जा लेके खेलता है। राकेश वो भी हार जाता है। एक दिन सेठ उसके पास आता है और कहता है, सुनो भाई राकेश, अब तक तुमने मेरे पास से बहुत ज़्यादा कर लिया है और चुकाया नहीं, तुमने ब्याज भी नहीं दिया। इसलिए अब मैंने ये तय किया है कि अब मैं तुम्हारा ये घर और खेत जब्त कर लेता हूँ। जब तुम्हारे पास धन आए तब छुड़वा जाना। अब राकेश बेघर हो जाता है। अब वो शराब की और जुआ खेलने में अपने सारे खेत और अपना घर भी गंवा देता है। मैंने अपने भाई मोहन पर चोरी का झूठा आरोप लगा के अपने घर से निकाल दिया था, वैसे ही आज मेरे साथ हुआ। मुझे अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है। अब मुझे पता चला कि उस समय मेरे भाई मोहन पर क्या बीत रही होगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस गलती के लिए मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। बेटा मोहन, तुम्हें तो पता है कि हमारे बाद इस राज्य को संभालने वाला कोई भी नहीं है, पर तुम्हारे आने के बाद हमें वो चिंता नहीं सताती है। इसलिए हमने ये तय किया है कि राजकुमारी चित्रलेखा से तुम्हारी शादी करा के तुम्हें इस राज्य का राजा बना दिया जाए। तुम बहुत मेहनती, चालाक और ईमानदार आदमी हो। मोहन और राजकुमारी की शादी हो जाती है और मोहन उस राज्य का राजा बनता है। एक समय था कि मोहन के पास रहने के लिए घर नहीं था और वो अब राजा बन चुका है। कर्म का फल जरूर मिलता है।